फ्लो चार्ट्स। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में चीज़ डिस्कस की विच इज़ एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपके सॉल्यूशन की एक टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, बट नॉट इन द प्रॉपर कोडिंग सिंटैक्स। उसमें प्रॉपर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं यूज हो रहा होता, लेकिन वो एक कोडिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखोगे उसी को हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, तो दैट इज एन एल्गोरिथम। अगर हम उसी को रिप्रेजेंट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डायग्राम्स, तो वहां पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन बनती है एल्गोरिथम की, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। Flowchart is a diagrammatic representation of an algorithm. It describes what operations are required to solve a given problem. Again, ये भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करवा रहे हैं। Importance of flowchart in solving a problem. Flowchart illustrates a sequence of operations to be performed to solve a problem in the form of a diagram. Computer programmers draw flowcharts before writing the computer program. So this would be after understanding the problem and before coding. तो ये एक इंटरमीडिएटरी हमारे पास स्टेप आ रहा है। It provides an easy way to analyze and find solutions to the problem. Once the flowchart is drawn, it becomes very easy to write the program in any computer language. एक ये भी इम्पोर्टेंट बात, हमने ये सेम चीज़ देखी थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग एल्गोरिदम्स। वहाँ पे भी यही होता है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो किसी भी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी आर नॉट नॉट बाउंड कि हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। वी आर नॉट बाउंड कि हम किसी स्पेसिफिक आईडीई को यूज़ करेंगे। किसी भी तौर पे हम बाउंड नहीं होते। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वी आर नॉट being bound by any specific concept. We are not bound being with any language or anything. We have the open possibility कि हम किसी भी लैंग्वेज में इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को एनकोड कर सकें। It is very helpful in communicating the problem solving method to other people. अब this is even more helpful than algorithms. अब एल्गोरिदम के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आप लिखोगे टू अंडरस्टैंड, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप एल्गोरिथम लिख रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उस लैंग्वेज को का आना भी जरूरी है। लेकिन फ्लो चार्ट्स में आपके पास नॉट एग्जैक्टली इन दीज शेप्स, अब हम शेप्स आगे डिस्कस करेंगे। आपके पास विजुअल फॉर्म में शो हो रहा होता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उन स्टेप्स को विजुअली देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली। कोई भी बंदा बगैर किसी लैंग्वेज, बगैर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किए बता सकता है कि अच्छा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे कोई प्रोसेस अप्लाई किया गया था, कोई डिसीजन लिया गया था और फाइनली कोई आउटपुट दिया गया, और कहाँ पे जाके आपका फ्लो चार्ट एंड हो गया। नाउ द स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर अ फ्लो चार्ट, वी हैव 6 स्टेप्स। पहला आपके पास होता है स्टार्ट। आपका फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट किया जाता है। देन वी हैव इनपुट, जिन वैल्यूज के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई होगा, या यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी देखा था इनपुट एंड प्रोसेस तो हमारे पास हर एक सोल्यूशन में आ रहा होता है। एक नई चीज जो यहाँ पे ऐड होगी, दैट इज डिसीजन। बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स वी हैव, हम कोई डिसीजन लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इवन ऑड का केस है आपके पास, तो हम इवन या ऑड में से चूज करेंगे या समथिंग लाइक दैट। हम किसी भी किस्म का कोई इनपुट लेंगे।
किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेंगे, बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड द डिसीजन हमारे पास कोई आउटपुट बिल्ड होगा, एंड वंस वी हैव द आउटपुट वी रीच द एंड ऑफ द होल फ्लो चार्ट। अब ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, this visual representation, these six steps, each has its own specific shape जो उसको represent कर रही है। For example, for starting, the shape generally used, it's a universal shape जो कि flow charts में use की जाएगी, that is an oval। जहां भी कभी आपको flow chart बनाने का कहा जाएगा, you will use this oval shape for indicating the starting of an algorithm। For inputs, we have parallelogram। Parallelogram is like a rectangle, लेकिन इसकी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता। सो इट्स लाइक अ स्लैंटेड रेक्टेंगल। प्रोसेस के लिए एक नॉर्मल रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। डिसीजन के लिए जो शेप आती है हमारे पास, वो कुछ देखने में ऐसी है, इसको कहा तो डायमंड शेप जाता है, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है विच इज रोम्बस, लेकिन आप इसको डायमंड शेप भी कह सकते हैं। इट्स अ स्क्वायर विच हैज बीन टिल्टेड 45 डिग्रीज। तो आपके जो कॉर्नर्स हैं वो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पे आ रहे होते हैं। आउटपुट के लिए हम वही सेम शेप यूज करेंगे जो कि हमने इनपुट के लिए की थी, विच इज पैरेललोग्राम। एंड फाइनली एंडिंग के लिए वही सेम शेप यूज करेंगे जो हमने यूज की थी स्टार्टिंग के लिए। सो दीज आर four shapes that are used to represent these six different activities that can be performed in a flowchart। अब एक सिंपल एग्जांपल को लेके हम चलते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से एक फ्लो चार्ट को बिल्ड किया जाता है। लेट्स टेक अ सिंपलर एग्जांपल फॉर नाउ, जस्ट एडिंग टू नंबर्स। पहली चीज ये, जब आपने एल्गोरिथम बिल्ड करना है तो एक जो रिकमेंडेशन है, विच इज माय ओन रिकमेंडेशन, दैट वुड बी कि इंस्टेड कि आप पहले शेप्स ड्रॉ करो उसके बाद आप अंदर वर्ड लिखो, जिसके अंदर शक आपके पास इशू आ सकता है कि आप आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ दैट शेप जा सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप पहले जो चीज़ आपने लिखनी है आप वो लिखो, एंड देन उस वर्ड के इर्द गिर्द आप अपनी शेप ड्रॉ करो। सो दिस वुड बी आवर स्टार्ट। अब हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो पहले हमने उन दो नंबर्स का इनपुट लेना है। एल्गोरिदम के अंदर हम करते होते थे स्टेप वन, लेट ए एंड बी बी द इनपुट फ्रॉम द यूजर, समथिंग लाइक दैट। हम इस तरह से किसी फॉर्म में हम कहते थे कि ये हमारे पास कोई इनपुट आएगा। इस स्टेप को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे इनपुट की फॉर्म में। वी विल राइट इनपुट ए बी। ये आपके पास आ जाएगा एक इनपुट। अब हमने इनपुट की वैल्यूज ले ली, नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप टू वुड बी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले हम यहाँ लिखेंगे सम इक्वल साइन ए प्लस बी, and we will encapsulate in it in a rectangle। रेक्टेंगल क्यों? बिकॉज ना ही हम यहाँ कोई इनपुट दे रहे हैं ना कोई आउटपुट, वी आर परफॉर्मिंग अ प्रोसेस ओवर हेयर। अब जब प्रोसेस अप्लाई कर लिया हमारे पास सम आ जाएगा। उस सम को अब हमने आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे आउटपुट, और आगे जो वैल्यू हम आउटपुट करवा रहे हैं, एंड कवर इट और इनकैप्सुलेट इन अ पैरेललोग्राम। फाइनली हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है, तो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द एल्गोरिदम, द फ्लो चार्ट।
ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर आ जाता है एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब एक थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जिसके अंदर आपके पास प्रोसेसेस ज़्यादा आ जाएं, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि व्हाट विल डू इज के इंस्टेड के हम इस प्रोसेस के बाद डायरेक्टली हम आउटपुट की तरफ जाएं। हम जाएंगे एक और प्रोसेस की तरफ, लेट्स से एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया। इस प्रोसेस से हम आउटपुट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे वी विल ऐड एवरेज। सिंपली आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे प्रोसेस इन सीक्वेंस आप करते जाएंगे और आप एंड पे आप उनका आउटपुट जनरेट कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज डिसीजंस, कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। फॉर दिस वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ इवन ऑड नंबर्स। ओके, अब हम देख रहे हैं इवन ऑड की एग्जांपल। इवन ऑड का पहले हम देख लेते हैं कि उसका एल्गोरिथम क्या होता है। स्टेप वन हमारे पास होता है लेट ए बी द इनपुट। हम ए इनपुट ले रहे हैं, ए की वैल्यू को टास्क परफॉर्म करने हैं, फिर जस्ट लेट ए बी अ नेचुरल नंबर। स्टेप टू वुड बी इनपुट ए, थ्री वुड बी ए डिवाइडेड बाय, एक्चुअली मॉड्यूलस टू, परसेंट टू का मतलब है कि ए डिवाइडेड बाय टू करें, लेकिन हम उसका रिमाइंडर ले रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि यूज आर इज इक्वल टू, आर हमारा एक और वेरिएबल है, लेट ए एंड आर। स्टेप फोर वुड बी, यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएंगी कंडीशंस। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, देन आउटपुट इवन, एल्स आउटपुट ऑड। एंड लास्टली, टेक्निकली स्टेप फाइव हमने ऑलरेडी इसके अंदर ही कवर कर लिया, तो हमारे पास एल्गोरिथम के ये कुछ स्टेप्स बन रहे हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। पहली चीज स्टार्ट, उसके बाद अब हमारे पास इनपुट आना है। इनपुट हम ले रहे हैं ए के अंदर। अब हमने एक प्रोसेस अप्लाई करना है। प्रोसेस इज आर इज इक्वल टू विच इज द रिमाइंडर, आर इज इक्वल टू ए परसेंट टू। अगर किसी को याद नहीं है कि परसेंट टू का क्या मतलब है, इट्स सिंपली ए डिवाइडेड बाय टू, बट उसका हम रिमाइंडर लेंगे इंस्टेड ऑफ द क्वोशंट। ए परसेंट टू इज ए डिवाइडेड बाय टू का रिमाइंडर। दिस वुड बी आवर प्रोसेस। अब हमने चेक करना है ये जो इफ वाला पार्ट है यहाँ पे, एल्गोरिथम के अंदर इफ वाला पार्ट था, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग द डिसीजन शेप विच इज द रोम्बस। डिसीजन हम किस चीज का ले रहे हैं, वी आर चेकिंग आर इज इक्वल टू जीरो। हम ये चीज चेक कर रहे हैं, तो जो एग्जैक्ट चीज हम जो स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं वो हम लिखेंगे विद इन दिस शेप। और जो उसकी यस और नो वाली साइड्स हैं वो हम राइट एंड लेफ्ट से आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। इट्स अप टू यू, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट पे यस होगा या लेफ्ट पे यस होगा। फॉर द फॉर दिस एग्जांपल आई एम टेकिंग यस ऑन द लेफ्ट साइड, नो ऑन द राइट साइड। अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इवन नंबर था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आउटपुट इवन,
और अगर नो है तो नो के केस में हमारे पास था आउटपुट ऑड। एंड फाइनली अब हमने एंड की तरफ जाना है। अब हम बाइफरकेट कर चुके हैं, हम अपने फ्लो चार्ट के फ्लो को दो में डिवाइड कर चुके हैं। अब इस फ्लो को हमने वापस एक जगह पे कंजॉइन करना है, वापस जॉइन होगा, उसके बाद वो एक सिंगल एंड की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो अलग अलग एंड आए, ऐसा नहीं होगा। हम इनको आपस में इस तरीके से जॉइन करके देन वी विल रीच एंड। So this would be the representation of how a decision would be taken in a flow chart. अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है दैट इज लूप्स, कि इसके अंदर हम लूप्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, गोइंग टुवर्ड्स लूप्स नाउ। अब लूप्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट 10 नंबर्स को ऐड करने की। या एक्चुअली वी आर नॉट टेकिंग 10, वी आर जस्ट सेइंग कि फर्स्ट x नंबर्स को हमने ऐड करना है। x इज द वेरिएबल वी आर यूजिंग। तो यहाँ पे अब हम x का इनपुट लेंगे यूजर से, यूजर से पूछेंगे कि उसने किस नंबर तक सारे नंबर्स को ऐड करना है। पहले हमारे पास आ गया एज यूजुअल स्टार्ट। अब इस x का हमने इनपुट लेना है, इनपुट x। ऑल्सो अनदर थिंग इज कि हम यहाँ पे यूजर को जो प्रॉम्प्ट देते होते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, जब हम लिख रहे होते हैं सी प्लस प्लस जैसा डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम कोड लिखते हैं, तो हम यूजर को प्रॉम्प्ट देते हैं एंटर एक्स या इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट जाता है, जो कि स्टेटमेंट्स के अंदर आउटपुट के फॉर्म के स्ट्रक्चर में यूज होता है। वी आर नॉट कंसिडरिंग दीज एज प्रॉपर आउटपुट्स। जो इनपुट्स और आउटपुट्स हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जो यूजर को वैसे इंफॉर्मेशन के लिए चीजें बताई जाती हैं, हम उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली हम यूजर से लेंगे इनपुट एक्स। अब नेक्स्ट हमें दो तीन वेरिएबल्स की जरूरत है, जो कि मैं दिस वुड बी माय रफ वर्क। तो यहाँ पे अब मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, एक वेरिएबल है सम, जो कि शुरू होगा जीरो से। एक और वेरिएबल है मेरे पास नम, जो कि शुरू होगा वन से। वन से लेके एक्स तक सारे नंबर्स ऐड होने हैं, और वो सारे नंबर्स ऐड होने हैं सम के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट ये वेरिएबल्स यूज करने लगा हूँ, मैं इन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। तो जब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो वो पार्ट मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, एट द इनपुट साइड भी यूज कर सकता हूँ, वो मैं प्रोसेस के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। इन दिस केस in this case I am going to define these values in a process sum is equal to 0, num is equal to 1। ये मेरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइनमेंट कर दी है। अब इसके बाद मेरे पास जो सम की स्टेटमेंट है, उसमें सम के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद थी उसके अंदर नम वाली वैल्यू को मैंने ऐड करना है। तो ये स्टेटमेंट मेरी अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट मैंने जो ये नम की वैल्यू थी, इसको वन से आगे इंक्रीज प्लस वन करना है। तो उसके लिए मेरे पास स्टेटमेंट यूज होगी नम इज इक्वल टू, ऐसे दो तरीके हैं, हम ये भी कर सकते हैं नम इज इक्वल टू नम प्लस वन भी कर सकते हैं, हम सिंपली इसको नम प्लस वन भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट वुड बी चेकिंग कि ये जो हमारी नम की वैल्यू आई है, ये वैल्यू ग्रेटर देन एक्स तो नहीं है। एक्स तक के सारे नंबर्स को मैंने ऐड करना है, तो ये ग्रेटर देन एक्स होगी, तो वहां पे हमने इसको स्टॉप करना होगा अपने एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट को।
तो उसके लिए चेक करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, दैट इज डिसीजंस। डिसीजन के अंदर अब ये वाली स्टेटमेंट आएगी जो कि मैं चेक कर रहा हूँ, विच इज num is greater than x। पहले हम देखते हैं कि अगर num greater than x है तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट इज आउटपुट सम एंड वी विल रीच एंड ओवर हेयर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स है, तो तब क्या होना चाहिए, तब हम वापस ऊपर जाएंगे उस स्टेप पे जहाँ पे हम इनको ऐड अप कर रहे थे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम प्लस नम पे। अब यहाँ पे दिस इज, इन दिस केस दिस इज एक्चुअली नो एंड दिस इज यस। दिस इज हाउ वी हैंडल लूप्स विद इन अ फ्लो चार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जो भी सिनेरियो हम ले रहे हैं, उस केस में वी आर गोइंग बैक अप। इन दिस केस वी आर, अगर कंडीशन फॉल्स है, वी आर गोइंग बैक अप टू द स्टेप वेयर वी आर एडिंग वैल्यूज इन द वेरिएबल सम। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम यहाँ से लूप से एग्जिट करके हम आगे जाके आउटपुट प्रेजेंट कर रहे हैं। So this would be your algorithm or your flow chart for a loop. So we have thrरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक तो हमारे पास सिंपल लूप आ गया जिसके अंदर जस्ट हम वैल्यूज ऐड करने के लिए इनपुट लिया, वैल्यूज को ऐड किया, आउटपुट किया, एंड हो गया, एक लीनियर किस्म का फ्लो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है बाइफरकेशन, जहाँ पे हम डिसीजन ले की बेसिस पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो दो में डिवाइड हो रहा है, और वापस वो जो दो डिविजन्स थी वापस कनेक्ट होके एक सिंगल एंड की तरफ जा रही हैं। एंड देन वी हैव लूप्स। अब लूप्स में मैंने आपको पहले तो डिसीजन में ये बात की थी कि हम उस बाइफरकेशन को वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस बाइफरकेशन जो हमारा एक स्टेप अलग होके ऊपर की तरफ जा रहा था, वो वापस हमारे नॉर्मल फ्लो के अंदर ऐड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दो एंड्स की तरफ हम जा रहे हैं, हम स्टिल एक ही सिंगल एंड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब यस वाली पार्ट पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास ज्वाइन हो चुका होगा। यस की फॉर्म में भी एक स्टेप ले रहे हैं, नो के लिए भी कोई डिफरेंट स्टेप ले रहे हैं, वहां पे भी हमने यही करना है। वहां पे हमने नो के लिए जो स्टेप लेना है वो ये है कि हम, हमारा जो, देखो, व्हाट वी वांट इज, जो नम की वैल्यू है वो एक्स तक जाए। एक्स, लेट्स अज्यूम के इन दिस केस हम ले लेते हैं 10। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 करते करते 10 तक जाए, 10 से ऊपर ना जाए, बिकॉज हमने 1 से लेकर 10 तक का सम लेना है। तो हम ये जब कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, नम की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं अगेंस्ट 10, तो जब उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 10, तो ये यस वाले पार्ट पे जाएगा और आपके बेसिकली एक एंड की तरफ जाएगा। इतना तो पार्ट समझ आ गया ना। यस सर, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है। जब इसकी वैल्यू अंडर 10 है, अगर 9 है, तो आई वांट कि ये 9 मेरे सम के अंदर ऐड हो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू एन एंड, मैं कहता हूँ कि वापस ऊपर जाओ और जो भी ये नम की वैल्यू थी, इन दिस केस जो 9 थी, उसको सम के अंदर ऐड कर दो, जो कि हमारा ये वाला स्टेप था, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम वाले वेरिएबल के अंदर इस नम की वैल्यू को ऐड कर दो। मैंने इसको सिंपली ये कहा है कि वापस ऊपर जाओ, वापस ये वाला स्टेप करके आओ दोबारा से, और अगेन नम की वैल्यू को +1 करो, और अगेन हम इसको चेक करेंगे। दोबारा चेक करेंगे तो वो वैल्यू 10 हो चुकी होगी। अगेन हमारी कंडीशन अभी भी पॉसिबल है कि हम इसको रन करें, अभी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। 10 है तो 10 को वापस मैंने ऊपर भेज दिया कि जाओ सम के अंदर ऐड करो इस वैल्यू को। वंस अगेन वो सम के अंदर ऐड करेगा, num+1 करेगा, अब वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 11। 11 इज ग्रेटर देन 10। अब मैं वापस आ गया इसी पार्ट पे कि यस, 11 इज ग्रेटर देन 10, और मैं आउटपुट पे चला गया। वी आर सिंपली सेंडिंग द
फ्लो चार्ट बैक इनटू इटसेल्फ कि ये टास्क दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। कब तक दोबारा करो? जब तक हम किसी कंडीशन को मीट नहीं कर देते। एंड ऐसे हुआ है कि देखो, ये हमारी स्टेटमेंट है नम प्लस वन वाली, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन या नम प्लस वन, ये कॉन्स्टेंटली नम के वेरिएबल को इंक्रीज करती जा रही है। और हम बार बार इन तीन स्टेटमेंट्स को फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे हम बार बार इनसे गुजर रहे हैं। पहले हम वन के लिए गुजरे थे, जब नम की वैल्यू वन थी, कंडीशन चेक हुई थी तो वो फॉल्स हो गई थी। चलो ओके, लेट्स चेंज द कंडीशन, मे बी दिस वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। हम कंडीशन को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम कहते हैं नम इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो वो वैल्यू 10 के बराबर है, या फिर वो वैल्यू 10 से छोटी है। अगर वो वैल्यू 10 के बराबर या उससे छोटी है, अगेन कंडीशन को खाली मैंने चेंज फ्लिप किया है, तो हम वापस ऊपर जाएंगे। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है, जो कि 10 के बराबर या उससे छोटी है, हमने कहा कि हाँ दिस इज ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो वापस ऊपर जाओ और वापस से इसको ऐड भी करो, और इस नम की वैल्यू को प्लस वन करके आओ। तो वो प्लस वन करके हमारा लूप ये फ्लो चार्ट आया, तो अब उसकी वैल्यू थी 2। अगेन मैंने कहा कि वापस जाओ, इसको ऐड करो सम के अंदर, नम की वैल्यू को इंक्रीज करो, फिर दोबारा आके चेक करो। फिर वापस जाओ, ऐड करते 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 आखिर 11 पे आ जाएगा जब, तो अब 11 पे मैं कहूंगा हाँ अब ये कंडीशन जो मैंने दी हुई थी, दिस इज नॉट ट्रू एनी मोर। नाउ टेक दिस वैल्यू, दिस फ्लो चार्ट टुवर्ड्स एन आउटपुट, और जो सम की वैल्यू थी उसको आउटपुट करवा दो। ओके, इस पार्ट पे वी से कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एन आउटपुट, हम कोई और डिसीजन ले लेते हैं। हम डिसीजन लेते हैं कि सम, बल्कि डिसीजन डायरेक्ट ये भी किया जा सकता है, आप डायरेक्टली डिसीजन ले लो, या फिर चलो डिसीजन ही ले लेते हैं, फाइन। सम परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो, इवन ऑड वाला, ये डिसीजन आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ से भी बाइफरकेट होगा, यस, नो। यस के केस में आपके पास इवन का आउटपुट आएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ये दोनों वापस ज्वाइन होके आपके पास एंड पे आ जाएंगे। तो अब आपके पास एक ही लूप के अंदर दो डिसीजन आ गए, एक ही फ्लो चार्ट के अंदर दो डिसीजन आ गए हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक ही आ रहा होगा, कोई डिसीजन एक ही हो रहा होगा। इट्स like totally up to the algorithm and totally up to the question that you are trying to solve in this case. तो एक से ज्यादा डिसीजन भी हो सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल देयर।